मुझे सीढ़ी चढ़ते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मुझे कोई उस अंधेरे कमरे में देख रहा हो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और मोमबत्ती लेने घर से बाहर चला गया था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हॉन्टेड क्लब पर। यह रॉयल फ्लैट रहस्य सीरीज का भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मैंने भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। पहले आप भाग 1 को देखें, तभी आपको भाग 2 समझ आएगा। और अगर आप पहली बार मुझसे हॉरर कहानियां सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि विजय के साथ आखिर क्या हुआ था। रॉयल फ्लैट से कुछ दूरी पर एक ही विशेष पुराना मंदिर था। उसे भी मैंने देखने के लिए प्लान बनाया था। दोपहर होने वाली थी, इसलिए एक होटल में जाकर दोपहर का भोजन समाप्त करके मैं उस मंदिर को देखने चला गया था। खाना घूमना सब खत्म कर मैंने जब घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा शाम के 4:30 बज चुके थे। मैं एक दुकान से मोमबत्ती खरीदकर रॉयल फ्लैट पहुंच गया। वहां पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। इस बार मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि मैं अकेला सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ रहा था, बल्कि मेरे पीछे कोई और भी था जो सीढ़ी चढ़ रहा था। मैंने सोचा एक बार पीछे मुड़कर देख लेता हूं कि कौन है, पर पीछे की तरफ मैं मुड़ नहीं पा रहा था। इन 2 साल के करियर में मैंने ऐसी घटनाओं को बहुत सुना था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उन घटनाओं को महसूस करने का दुर्भाग्य मैं अब महसूस करूंगा। सीढ़ी खत्म होते ही मैं उस बालकनी में पहुंच गया। वह जगह गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बालकनी के अंधेरे कोने में कोई मूर्त बनकर खड़ा है। मुझे इतना याद था कि यहां आने के बाद मैंने ऐसी शक्ल नहीं देखी थी। वो क्या मदन लाल जी मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। मैं जितना उसके करीब जा रहा था, वह कोना उतना ही धुंधला होता जा रहा था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि वहां कोई नहीं था। मैं यह देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं ये देखकर इतना ज्यादा घबरा गया था कि मैं यह भी भूल गया था कि मेरे पास मोमबत्ती है। मैंने पॉकेट से मोमबत्ती निकालकर जलाई और उस जगह के लास्ट में जाकर यह सोचने लगा था कि ऐसे शोर शराबे वाले शहर के बीच एक ऐसा घर है जहां दिन में भी गहरा अंधेरा रहता था। महेश जी से मैंने जितना कुछ सुना था इस फ्लैट के बारे में, वो बहुत ही रहस्यमय केस था। 4 से 5 महीने पहले जयप्रकाश ने अपनी पत्नी और छोटे लड़के के साथ इस फ्लैट के 5वें माले को किराए पर लिया था। जयप्रकाश जी पेशे से दाल चावल के व्यापारी थे। मैंने सुना था उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। रूप और मन दोनों तरह से ही वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनके रूप और गुण के कारण प्रकाश जी के जीवन में झंझट का कोई अंत नहीं था। जहां ये पहले रहते थे वहां किसी कारणवश इन्हें घर छोड़ना पड़ा था, इसलिए वह रॉयल फ्लैट में चले आए थे। जयप्रकाश जी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी उस फ्लैट में रह रहे थे। उन्हें यहां रहते हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन इस महीने के आखिरी में जयप्रकाश जी को उनके व्यवसाय में लगातार घाटा होने लगा था, जिस वजह से वह
अपनी पत्नी से अक्सर लड़ा करते थे, पर उस रात उस फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण यह फ्लैट अंधेरे में खो गया था। मुझे महेश जी ने यह घटना मर्डर जरूर बताई थी, क्योंकि माँ और लड़के की बॉडी कमरे के फर्श पर मृत मिली थी। 4-5 दिन बाद जब फ्लैट का मालिक 5वें माले पर पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे ही रोज मालिक वहां जाता और दरवाजा खटखटाता था, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आया था। शक होने के बाद उसने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने जैसे ही घर का दरवाजा तोड़ा, पूरे कमरे में दुर्गंध फैली हुई थी। कमरे में जाना तो दूर, अंत में दोनों की बॉडी फावड़े से उठानी पड़ी थी। जयप्रकाश जी की बॉडी वहां नहीं थी। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि जयप्रकाश जी की बॉडी उसी फ्लैट की छत पर पानी की टंकी के अंदर मिली थी। इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद जयप्रकाश जी ने डिप्रेशन में आकर अपनी पत्नी और बच्चे को मार खुद पानी की टंकी में आत्महत्या कर ली। लेकिन सत्य क्या था यह कोई नहीं जानता था। इसलिए सत्य का पता लगाने के लिए मुझे यहां भेजा गया था। यही सोचते सोचते एक मोमबत्ती की आयु पूरी हुई। तभी मैं एक मोमबत्ती पॉकेट से निकाल ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई परछाई मेरे सामने से निकलती हुई गई। यह देखकर मेरा पूरा शरीर कांप गया था। धड़कन डर के मारे जोर से चलने लगी थी। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाई और मैंने देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने धीरे धीरे उस रूम की ओर कदम बढ़ाया और वहां जाते ही देखा कि दीवारों पर खून के छींटे नजर आने लगे थे। यह देखते ही फिर से मेरे पूरे शरीर में हलचल होने लगी थी। ठंड मानो अचानक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और पूरा शरीर भारी सा लग रहा था। मैंने सुबह जब इन खून के धब्बों को देखा था, यह काफी पुराने और सूखे लग रहे थे, लेकिन अब यह खून के धब्बे कुछ ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि ये ताजा हों। मैंने एक बार को सोचा कि बैग लेकर यहां से भाग जाता हूं। तबीयत सही सी नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ अद्भुत मायावी शक्ति मुझे रोक रही थी। मैं कुंडी खोलकर कमरे के अंदर गया। मुझे मृत शरीर के जैसी दुर्गंध आने लगी थी। मुझे वह दुर्गंध कुछ ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे हमारे फोरेंसिक लैब में मृत शरीर का परीक्षण किया जाता हो। मेरे हाथ में मोमबत्ती लगभग बुझने ही वाली थी। जिस इन्वेस्टिगेशन के काम से मैं आया था, मैंने उसे शुरू किया। तभी मेरी नजर एक टेबल पर पड़ी, जिस टेबल पर एक डायरी रखी हुई थी। मैंने उसको हाथ में लिया और पन्ने पलटने लगा था कि अचानक ठीक उसी समय मुझे ऐसा लगा मानो मोमबत्ती को किसी ने फूंक कर बुझा दिया हो। मेरे पास अंतिम मोमबत्ती रखी थी, जो पहले वाली 2 से बड़ी थी। अब मैंने उसको जलाया, फिर डायरी के पन्नों को पढ़ना शुरू किया। यह एक साधारण डायरी लग रही थी। इसमें जयप्रकाश जी अपनी प्रतिदिन की घटना को लिखते रहते थे। मैंने जल्दी से पन्नों को पलटते हुए अंतिम पृष्ठ पर गया तो पता चला कि 2 पन्नों को फाड़ा गया था। किसने ये फाड़ा होगा और क्यों? मैं यही सब बातें सोच रहा था कि अचानक मेरे कंधे के पास किसी ने सांस छोड़ी। उस सांस की हवा को मैं स्पष्ट महसूस कर पा रहा था। मैंने तभी जैसे ही पीछे की ओर गर्दन घुमाई, वहां कोई नहीं था।
और सांस की हवा भी बंद हो चुकी थी। मैंने डायरी को टेबल पर रख पास के सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि जयप्रकाश जी ने अपनी डायरी के अंतिम 2 पन्नों से पहले लिखा था कि प्रकाश जी की व्यवसाय की अवस्था बहुत ही खराब थी। वो मदन जी का किराया भी नहीं दे पा रहे थे। मदन जी ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि वह अपनी पत्नी मदन को सौंप दे। मदन जी उसके पूरे जीवन का किराया माफ कर देंगे। ठीक उसके बाद के पन्नों को फाड़ा गया था। क्या मदन जी ही? यही सोचते सोचते अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सोफे के पीछे खड़ा होकर मुझे गुस्से से घूर रहा हो। लेकिन मुझ में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। पर मैंने हिम्मत करके जैसे ही पीछे देखा, जहां मैं बैठा था उसके ठीक पीछे एक बड़ा ऑयल पेंटिंग था। उस पेंटिंग में जयप्रकाश, माला देवी व उसके लड़के का फैमिली फोटो बना हुआ था। मैं मोमबत्ती की रोशनी में उस चित्र को देख ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। लेकिन मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? वहां आसपास कोई भी नहीं था। चौथा व तीसरा माला खाली था। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास मदन जी का कार्ड है। उन्हें कॉल करके ऊपर बुलाकर ये कुछ अजीब घटनाओं के बारे में उन्हें बताऊंगा। मैंने कार्ड निकाला और पॉकेट में फोन खोजने लगा, पर मुझे याद आया कि फोन तो आशीष को मैसेज करते समय बिस्तर पर ही रह गया था। मैं अपनी ड्यूटी पर कभी फोन ले जाना नहीं भूला था, पर उस दिन ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि मैं अपना फोन घर ही भूल गया था। यही सब सोच रहा था कि अचानक मेरे सोफे के पास बिस्तर से मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे घूमकर देखा। वह देखकर मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लग गया था। इतनी ठंड में भी मेरे सर से पसीना केचुए की तरह पूरी बॉडी में फैल रहा था। मोमबत्ती की पीली रोशनी में मैंने देखा कि बिस्तर पर हल्के लाल रंग की साड़ी पहनकर एक महिला सिर झुकाए बैठी हुई थी और उसके पास एक लड़का सो रहा था। पहले मुझे लगा कि मैं कुछ गलत देख रहा हूं, पर मैंने अपनी आंखों को मसला। फिर देखा तो नहीं, वह महिला अभी भी बिस्तर पर ही बैठकर लड़के को सुला रही थी। उसकी पायल मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। यह देखकर मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वह औरत बस मेरी तरफ ना देखे। मैं आराम से उठकर धीरे धीरे अपने कदम खुले दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगा था। तभी वहीं से सड़ा दुर्गंध तेजी से उस कमरे में बढ़ गया। मैं दरवाजे के पास पहुंचने वाला ही था कि उसी वक्त मैंने देखा वह बाल से ढका एक चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ ही घूम रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही मैं उसे बंद करने की ताकत भी मानो खो बैठा था। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग 2। विजय के साथ अब क्या होगा, जानने के लिए भाग 3 का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं भाग 3 के साथ। धन्यवाद।